चलिए ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आज हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का सॉलिड स्टेट, दी सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, और उसके बाद सॉलिड के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट की किस आधार पे कि कैसे कैसे अरेंज किया गया है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको जोड़ जोड़ के एक पूरा का पूरा सॉलिड बनेगा, उसको बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पूरा आइस है, तो आइस का जो बनेगा, तो आइस का एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर H2O का लेंगे, तो उस एक छोटे मॉलिक्यूल के वाटर का जोड़ जोड़ के बड़ा बनेगा। या एक वाटर, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक गिलास पानी लेंगे, तो एक गिलास पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब वो तो आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, बट उसी का छोटा छोटा मॉलिक्यूल H2O का ले लेके हमारा पूरा पूरा एक गिलास पानी बनेगा। तो वही था। ठीक है, तो H2O, एक गिलास पानी का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुई? आइस, H2O, एक मॉलिक्यूल H2O। चलिए, तो वहाँ तक हो गया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था? वो ट्रू सॉलिड है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होती है, अरेंजमेंट भी उसकी फिक्स्ड होती है। जैसे मैंने बताया था ना कि एक लाइन में हमने बॉयज़ गर्ल्स ऐसे सिक्वेंसली बिठाया है, फिर नीचे भी ऐसे ही बॉयज़ गर्ल्स बिठाया है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेगुलर है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उन्हें अरेंजमेंट अच्छी लगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। एक एमॉर्फस वाला बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि एमॉर्फस में पहले हमने पूरे लड़के को लाइन में बिठा दिया, फिर उसके बाद गर्ल्स को, फिर एक बार लास्ट में बनाया बॉयज़ गर्ल्स, तो इससे उनकी अरेंजमेंट सही है ना। पहले वाले को लगेगी क्या कि हमें भी वैसे बिठाना चाहिए, तो इसकी वजह से हमेशा वो लोग लड़ते पड़ते रहेंगे, तो इसकी वजह से इनकी अरेंजमेंट क्या है? फिक्स नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, मीन्स ज़्यादा दिन तक ये नहीं टिकेगा। ये कुछ दिन में ही आपस में लड़ने लगेंगे या टीचर्स से कंप्लेंट करने लगेंगे कि हाँ नहीं, मुझे अपनी अरेंजमेंट चेंज करनी है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, सो ये फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं हुई, तो ये ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि ट्रू सॉलिड का जो एक डेफिनेशन होता है, फिक्स डेफिनेशन, ट्रू सॉलिड का फिक्स डेफिनेशन क्या होता है कि वो उसकी ज्योमेट्री फिक्स होनी चाहिए। जैसे आप सॉलिड पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स पढ़ते हो ना, 3 स्टेट्स होते हैं, तो सॉलिड की स्टेट्स में क्या पढ़ते हैं? इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब काफ़ी, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल स्पेस होता है दोनों के बीच में, वो काफ़ी कम होता है। सॉलिड का देखते हो कितना ऑक्युपाइड रहता है, एकदम टाइटली ऑक्युपाइड, तो वही है। बट ये तो क्या है, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या हुआ? फॉल्स सॉलिड। ठीक है, सॉलिड तो है, बिकॉज ये सॉलिड में पढ़ रहे हैं, एमॉर्फस सॉलिड तो सॉलिड तो होगी, बट ये ट्रू सॉलिड नहीं है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड ट्रू सॉलिड नहीं है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिखा था हमने? ग्लास का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, जो है सिलिकेट का बना था ग्लास। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके दादाजी ने कोई आपका घर बनाया है, तो उसमें ग्लास लगवाया है, ग्लास वो वाला जो शीशा लगता है ना, मतलब खिड़की में जो शीशा लगवाया है, तो उसको आपके दादाजी ने लगवाया है। तो आप अगर जब आप बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, अभी आप 12th में हो, तो अभी 12th से बाद जब आप बड़े होगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो वो उस टाइम पे आप देखोगे, तो देखना वो थोड़ा सा जो वो नीचे की तरफ, मतलब ऊपर वाला ग्लास है जो ऊपर लगा होगा, ऊपर वाला, वो थोड़ा पतला हो जाएगा, हल्का पतला, ये नहीं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगेगी, हल्का, जैसे मिलीमीटर का, 0.1 मिलीमीटर का फर्क पता चलता है उसमें, कि एक होगी 0.5 मीटर की, 0.2 मीटर की, तो एक हो जाएगी 0.025, मतलब 025 मीटर की डिफरेंस पता चलते हैं, हल्की सी दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखती है। तो इसीलिए इसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड का फ्लो, मतलब मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लोइंग कैपेसिटी, इसीलिए ये इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। बट सॉलिड तो फ्लो नहीं करता ना, तो इसीलिए इसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए हम सिर्फ एमॉर्फस वाले को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद था, हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही है एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, एक है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक आपने नाम सुना होगा, तो हमें वही पढ़ना है आज। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आप लिख रहे थे ना, डिफरेंस लिख रहे थे क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस में, तो आप उसी के नीचे लिखना। मैं ऊपर क्रिस्टलाइन एमॉर्फस लिख दे रही हूँ, आप जस्ट उसी के नीचे जितना नंबर आया होता उस नंबर के नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप तो लिखे हुए होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, मैं लिख दे रही हूँ, उसी के नीचे लिखना है।
ये मैंने बैक वाला रिवीजन करवा दिया है। अगर आप अभी नए हो, जो आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, इसका मैंने एक ही लेक्चर डाला है, आप जाके उसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और उस जो ये 12th क्लास की एक ही लेक्चर डाली है मैंने अभी तक, ये केमिस्ट्री की, द सॉलिड स्टेट की, तो आप जाके फटाफट वो लेक्चर देख लो, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 1 घंटे की है, तो आप वो जाके देख लो, तो आपको स्टार्ट से पता चल जाएगा कि ठीक है, और स्टार्ट से आप रेगुलर रह पाओगे, अपडेटेड रहोगे। ठीक है, चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहाँ पे क्या था, एमोरफस, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया, एमोरफस, एमोरफस सॉलिड। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। चलिए चलिए, हो गया। चलो, सो एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में हमें देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले लिखो एनाइसोट्रॉपिक होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं बताऊंगी। चलिए, दोज फिजिकल properties which having arrangement of constituent particle in different direction। ये ध्यान से देखो, बोल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो, समझ आ रहा है? देखो, बोल रहा है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका वो होता है जिसका अरेंजमेंट होता है, उसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। और इसका से क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज which having arrangement of constituent particle मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम सीपी भी लिखेंगे। सो मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, इसके वजह से मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख दिया, आगे मैं लिखूंगी तो उसको सीपी लिखूंगी, तो कंफ्यूज मत करना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैविंग इन ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे ऑलमोस्ट या फिर मतलब लगभग है, कि लगभग इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, चारों तरफ से सेम होती है। अब देखो कैसे इसको बताना है, देखो, चलो, देखिए, ठीक है। अब एक अरेंजमेंट आप लेके चलो, ठीक है, जैसे कि ये वाली लाइन खींचते हैं, देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। देखो
दोनों के साइड दोनों ये तो हमारी जो है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अब देखो इस वाले लाइन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ठीक है। इधर भी क्या है, ब्लैक रेड ब्लैक, दोनों के साइड में क्या है, सेम है, ठीक है। एक तो ये होगी। अब इस टाइप में देखो ऊपर सारे रेड है नीचे सारे ब्लैक है, तो डिफरेंट मतलब डायरेक्शन डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट अरेंजमेंट हुई निकली ना इसकी। हाँ, आपकी डायरेक्शन क्या हुई, डिफरेंट हुई तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई। सो अब इसको देखो, इसको अल्टरनेट मैनर में कहीं भी कुछ भी लिख दो, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता ना। आइसोट्रॉपिक का अरेंजमेंट फिक्स होता है बट एनाइसोट्रॉपिक का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, और ये एनाइसोट्रॉपिक ही है, मीन्स अमॉर्फस क्रिसोलिड का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। तो इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें ब्लू ब्लैक कर दिया है, ब्लैक नहीं किया है तो मैं इसको लाइन ब्लैक से कर देती हूँ। चलो अभी कहीं से भी एक भी लाइन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक रेड ब्लैक ब्लू सॉरी रेड ब्लू मिलेगी ना। कहीं से भी एक लाइन खींच लो, ऐसा टेढ़ा मेरा लाइन ही है। ये देखो ये वाली लाइन, यहाँ पे भी आपको ब्लैक ब्लू दिख रही है। और अगर आप मैंने ये वाली लाइन भी खींची तो अभी आपको सेम ही दिख रही है। हाँ, तो इसका क्या हुआ, सेम डिफरेंट डायरेक्शन हैविंग सेम अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों आप पहले बना लो फिर नीचे लिखेंगे। चलिए हो गया, समझ आ गई। देखो अब लिखो, ये हो गया। इससे आपको क्या समझ आया कि डिफरेंट डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट। ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ऊपर लिख दिया था ना, लिख लो, ये लाइन लिख लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ constituent particle having different arrangement, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट हो गई ना, दिख रही है आपको। चलिए, और इसकी क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हैवी अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल arrangement of constituent particle having almost same direction in all side, सारे साइड में जिसके क्या है, डायरेक्शन इसका सेम है। कहीं भी आपको चेंजेस दिख रही है, कहीं से भी लेके जाओ तो आपको रेड और ब्लू ही मिलेगा। यहाँ पे तो हमारा क्या था कि इधर पे गए तो ब्लैक रेड है, यहाँ पे गए तो पूरा ऊपर रेड और नीचे गए तो पूरा ब्लैक, तो ये दोनों डायरेक्शन हमारा क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। चलिए इसमें हमारा दोनों के दोनों साइड में सेम ही है, आप कहीं से भी कर लो आपको सेम ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल लिख लो इसका, नीचे वाला रब कर दूँ। चलिए इसका भी, जैसे कि है थर्मल एक्सपेंशन करते हैं और थर्मल कंडक्टेंस करते हैं, जैसे हमें क्या फिजिक्स में ही पढ़ना है। पहले एग्जाम्पल लिखिए, लाइक थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंडक्टेंस।
having different direction of constituent particle having different अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। देखो अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन किसे बोलते हैं और थर्मल कंडक्टेंस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, थर्मल चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में मतलब होता है कि दिया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जब जैसे आप किसी चीज़ को हीट करते हो ना, जैसे कि एक रॉड ले लो, ठीक है, जो जैसे कि रॉड होता है ना, आयरन रॉड, तो आयरन रॉड को हीट करोगे तो आप जिस डायरेक्शन में उसको चेंज करोगे ना, उसी डायरेक्शन में चेंज होगी, सब डायरेक्शन में चेंज नहीं होती है। जैसे कि आपको लेंथ बढ़ानी है जिसको बहुत पहले तो उसको एक स्पेसिफिक उसका हीट का टेम्परेचर होता है केल्विन, उतना तक आपको हीट करनी पड़ेगी, उससे पहले तो वो पिघलेगा नहीं। तो उतना तक आपने उसको हीट किया, फिर उसके बाद उसको हैमर करते हैं, मतलब पीटते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ की तरफ आपको इसको पीट के लेंथ बड़ा करते हैं। और उसको चौड़ चिपटा करना है, जैसे ये कोई भी चीज़ लोहा का बनता है, तो लोहा का बनता आप प्रोसेस कभी नहीं देखे होगे, कभी देखना तो उसका प्रोसेस कैसा होता है। ऐसे आप लोहा का सीधे नहीं खींच सकते, लोहा को करने के लिए पहले वो उसका कितना 1000 का इसका हीट का केल्विन पे उसको हीट किया जाता है, जिससे वो पिघलता है। मैलिएबल मतलब उसका मैलिएबल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, पिघलने का जो एक टेम्परेचर है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ना कि वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है, तो वैसे ही है हीट को गर्म करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आयरन को अपने गैस पे रखे हुए हैं और थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा, उसको कितना देर भी आयरन को गैस पे रखे रहो, 1 घंटा 2 घंटा, तभी भी वो उतना नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और उसका प्रेशर भी चाहिए, बहुत कुछ, मतलब उसका एक फिक्स मतलब फेवरेबल कंडीशन, जैसे मैंने बताया था ना बायो में कि मतलब उसके लिए एक अच्छा सा सिचुएशन बना होता है हर चीज़ के लिए, कि उसी के अंदर वो अपना कंडीशन चेंज करेगी। तो उसको बहुत देर तक, और उसके लिए देखो भट्टी जैसे बोला जाता है ना, जैसे ईंट पकाते हैं भट्टी, उसमें भी देखना कितना हीट रहता है वो सब कुछ पकाने के लिए। पहले तो वो कच्चा रहता है, उसको डालते हैं तो बहुत देर बाद उसमें से निकलता है। तो वैसे ये तो ईंट हो गई, तो मिट्टी का है, बट लोहा तो बहुत स्ट्रांग होती है ना, रॉड है वो, तो उसको क्या करते हैं, देखिए जैसे कि आपका लोहा का एक ये पार्टिकल बन गया, दिया हुआ है कि एक लोहा का अपने ही इतना छोटा सा कुछ है, ठीक है। अब आपको इसका लेंथ बढ़ाना, मीन्स ऐसे बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाओगे तो इसका लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और ऐसे बढ़ाओगे तो इसकी ब्रेड्थ बढ़ेगी, ब्रेड्थ चौड़ाई बढ़ेगी ना, ऐसे में मोटा मतलब चौड़ाई बढ़ेगी, और फिर ऐसे में मोटापा बढ़ेगा। तो ये लेंथ बढ़ाना, तो क्या करोगे, इसको पहले पिघलाएंगे हम, इसको पहले ऐसे जगह पे डालेंगे जहाँ पे इसका हीट बहुत ज़्यादा हो, जिस सिचुएशन में ये पूरा का पूरा मेलेबल हो जाए, उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऊपर से पीटेंगे, या फिर ऊपर से पीट सकते हो या फिर ऐसे खींच सकते हो, दो ही चीज़ कर सकते हो ना। मान लो कि ऐसे इसको हीट कर दिया हमने, हीट करने के बाद क्या हुआ कि हम इसको दोनों तरफ से रॉड लगा के खींच रहे हैं, इससे भी इसका लेंथ बढ़ जाएगा ना। और एक इसको हैमर से मारोगे तो इससे भी इसका लेंथ बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो ये इसके साथ आपको ब्रेड्थ भी घटेगा। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन तक घटेगा। तो यही है थर्मल कंडक्टेंस, कि इसका जिस डायरेक्शन में आप चेंज, दोनों हुआ ना इसका, देखो हाँ, इसका है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चेंज हो गई, इसकी लेंथ भी घटी, लेंथ बढ़ गई तो ब्रेड्थ क्या हो गई, घट गई, ब्रेड्थ घट गई ना इसकी। जैसे आपने इसको लेंथ इधर किया तो इसका ब्रेड्थ भी घट गया। अब ये देखो, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसको पहले वाला जो था उसके रिस्पेक्ट में सेकंड वाला मापोगे तो चेंज हो जाएगा। अब इसकी मॉलिक्यूल्स की फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब अगर अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप देखने जाओ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको जिस डायरेक्शन में लेंथ वाली दिखेगी उस डायरेक्शन में ब्रेड्थ वाली नहीं दिखेगी ना। तो इसीलिए बोला गया है कि थर्मल एक्सपेंशन हुआ, तो इसको एक एक्सपेंशन बोलते हैं। कि किसी चीज़ एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलना। देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, मतलब एक्सपेंड नहीं बोलता कि इसे आपको जो ये लिखा रहता है क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लिखने के लिए कि एक्सप्लेन दिस ब्रीफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन दिस दैट, ऐसे। तो एक्सपेंड करके मतलब किसी चीज़ को एक्सपेंड करना, जैसे मैथ में पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, तो वही है कि छोटा था उसको बड़ा करना। अब देखो ये बोल रहा है थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस का मतलब होता है कि थर्मल मतलब तो पता ही चल गया, कंडक्टेंस का मतलब होता है ना उसकी कैपेबिलिटी, मतलब वो कंडक्टर है कि नहीं, ठीक है। कंडक्टर है मतलब कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर है कि नहीं। जैसे कि इसका केमिस्ट्री में फिजिक्स में है K λ/L, Ka λ/K, वो आपको पढ़ना है
केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, डेल एच इज इक्वल टू होता है KA डेल T/L, ठीक है। ये होता है डेल एच, मतलब ये हो गया हमारा ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक थर्मल कंडक्टेंस। ये एरिया, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और ये लेंथ, और ये इसका हीट है, ठीक है। यही है थर्मल कंडक्टेंस वाला। तो इसी के पे किस किस चीज़ पे डिपेंड करे, एरिया पे डिपेंड करे और लेंथ पे डिपेंड करे। जिसकी एरिया ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा, जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस कम, ठीक है। तो इसकी है जो स्पेसिफिक एक डायरेक्शन को बता रही है। तो जैसे लेंथ में बढ़ी तो लेंथ की चेंज होगी, और ब्रेथ की बढ़ी तो ब्रेथ में चेंज होगी। तो दोनों की अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये हो जाती है, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम, ये तो हमारा दो था कि थर्मल कंडक्टेंस। एग्जाम्पल में क्या है, सारे के सारे सॉलिड, ये क्योंकि हमारे क्रिस्टल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, इसमें तो ग्लासेस है जो हमने पढ़ा है, क्वार्ट्ज ग्लास, थर्मल। इसका एग्जाम्पल ले लो, नेचर है एग्जाम्पल, पहले नेचर ले लो, फिर ये चलेगा नहीं, चल जाएगा, चलिए हाँ ठीक है। नेचर क्या है इसका, सेम डायरेक्शन, सेम इसका क्या है, अप्रॉक्स सेम हमारा क्या है, ये डायरेक्शन में है सारा, अप्रॉक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट और अप्रॉक्स दोनों सेम ही होता है, ठीक है, मतलब लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। चलिए ठीक है, समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, ग्लासेस, ग्लास। अब ग्लास ये मत समझ लेना कि ये वाली ग्लास, ये भी हो सकती हैं, पानी पीने वाली ग्लासेस भी हो सकती हैं, बट वो तो और मोटी होती है। जितना ज़्यादा ग्लास मोटा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। जो शीशा वाला बाहर वाला ग्लास लगाते हैं ना, ग्लास मतलब विंडो ग्लास, तो वो थोड़ी सी पतली होती है, मतलब उस ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो इसके वजह से बताया, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं आगे लिखवा दूँगी। चलिए नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लो, मेटल सॉलिड, ये L है, मेटल सॉलिड और आयनिक सॉलिड। चलो ठीक है, आयनिक सॉलिड में कुछ भी हो सकता है, NaCl, KCl, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे, ग्लास, ग्लास, रबर, पॉलीमर, ठीक है। चलो ये ग्लास है, ग्लास, रबर, पॉलीमर, ठीक है। चलो हो गया, ये नोट कर लीजिए, फिर हम एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हो गया, देखो एक है क्वार्ट्ज मीन्स SiO2, ठीक है। क्वार्ट्ज है सॉलिड, SiO2 वो होता है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है। पहले तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये इस क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये अभी, क्रिस्टलाइन। SiO2 को क्या बोलते हो, सिलिका, सिलिका, ओके। अभी तो ये क्या बोलते हैं उसको, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट इसको पहले हीट करो, बहुत ज़्यादा हीटिंग की है हमने, पहले हीट करो और फिर उसके बाद कूल कर दो उसको, ठीक है। सो ये बना देता है हमारा क्वार्ट्ज ग्लास। हाँ यहाँ पे लिख लो, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। अब ग्लास बना दी जाती है, क्या हो गई हमारी, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, समझ गया। तो अब दोनों में क्या आपको दिखेगा, कि इसकी शेप जो रही होगी वो फिक्स रही होगी, इसकी शेप फिक्स नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए तो इसका यहाँ पे लिख लो पहले, ये सिलिका क्या हो जाएगी हमारे, SiO2, स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस
बनने में डिफरेंस होगा लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफरेंस नहीं होगा। ये जैसा U2 का ऐसा U2 ही रहेगा, ठीक है। इतना ये ग्लास हो गया बस। देखो जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, छोटा सा लिख करके देखती हूँ मैं। चलो कर लेते हैं। ये दिख रहा है क्या आपको? एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ फिर पता करूँगी कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पहले ही नहीं समझ आता ना। एक बार देख लो, वो दिख रहा है? हो जाएगा क्या? वैसे समझ आ जाएगा। थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो आ जाएगा समझ। चलो ये हमारा हेक्सागोनल बन रहा है ना, देखो। ठीक है, समझ आ गया? ये हेक्सागोनल बन गया। ऐसा ही ऐसा हेक्सागोनल कितने होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे। पूरा का चेन है तो पूरा का पूरा चेन। इधर भी बना लो एक और, ठीक है। इधर भी एक और बना देते हैं, सेम ऐसा ही एज इट इज सेम। इसी से जोड़ के इसका इस एरो इधर जाएगा, ये इधर, मतलब इधर बन रहा है। इधर यहाँ पे भी एक ये था, ये इधर बन रहा है, तो इससे कुछ नहीं है। इससे कंबाइंड होके एक और बना लो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो समझ आ गई। हो गया, चल समझ गए। देखिए इसकी अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है, हाँ। कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख लो, रेड वाला फॉर्म को हम O बोलते हैं और ये ब्लू वाले फॉर्म को S बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये रेड और ब्लू ही लिख लो। रेड वाला जो दिया हुआ है, रेड है वो ऑक्सीजन है। SiO2 था ना, तो रेड वाला है ऑक्सीजन है, और जो ब्लू वाला है वो है सिलिकॉन। ये जो ब्लू वाला है वो सिलिकॉन है, ठीक है। ऐसा ही, और वो समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, ये सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए समझ आ गया। देखो एक फिक्स अरेंजमेंट में है, ठीक है। ये 6 का ये जो पेयर है, 1 2 एक, यहाँ पे देखो SI क्या है, SOS ऐसे ये फिक्स अरेंजमेंट में है। लेकिन यही जो आप इसको एक बार हीट करोगे, ये हमारा किसका था, ये क्रिस्टलाइन, मतलब ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज का था। लेकिन इसी को जब हमने एक बार हीट करा फिर कूल कर दिया, तो इसका यहाँ पे आने के बाद इसका शेप चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। इसका जो हमारा ये अरेंजमेंट है, ये वाला ये नहीं रह पाएगा। देखिए
दिख रहा है आपको कुछ डिफरेंस? बस अरेंजमेंट का एक पंगा पै जाएगा। देखो ये सब ऐसा है ही कि आगे जाके ये, इस एरो का मतलब है ना कि आगे जाके ये किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगी आगे जाके। जैसे ये वाला है ना कि नेक्स्ट, अब किसी ने, ये एक तो है नहीं, ये पूरा का पूरा चेन बनाता है ना, चेन और पूरा बंच बनाता है, तो इसके लिए तो अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। अब देखो ये वाली, इसीलिए मैं ये एरो जो दे रही हूँ उसी का है वो। यहाँ पे छोटा हो गया, देखिए देखिए दिखा आपको? हाँ, यहाँ पे हमारी क्या थी, एक ये वाली फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म अलग अलग थी, अब यहाँ पे आके हमारी ये चेंज हो गई। ठीक है, तो यही जो हीट करने के बाद कूल किए ना, इसके वजह से इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो समझ आ गया? दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे सेम रेड वाला जो ऑक्सीजन है और ब्लू वाला हमारा सिलिकॉन है। चलो नोट कीजिए। दिख रहा है आपको? चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, सो हो गया हमारा ये। चलो नोट कर दो, रब कर दो। चल अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब हमने ये क्या बोलते हैं, सॉलिड को डिस्टिंग्यूश कर लिया, क्लासिफाई किया उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे। हाँ, दो भाग में, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब बोल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ना, मतलब उसको डिस्टिंग्यूश करना है, मतलब डिवाइड करना है। कितने टाइप के होते हैं? 4। तो उसको बेसिस पे डिवाइड करना है, तो वो वाला मैं नहीं करवाऊंगी बोर्ड पे, बिकॉज यू एज इट इज़ जो आपके एनसीईआरटी में ना एक टेबल बना के दी हुई है। ठीक है, मैं नेम लिखवा देती हूँ उसका, बट उसको टेबल बना के दी हुई है, उसमें सेम वही याद करना है। उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो मैं अभी बता दे रही हूँ, बट उसका पूरा का पूरा नहीं। देखो मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी। हाँ देखिए, एनसीईआरटी है आपका पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में अगर निकालोगे, मुझे नहीं लग रहा दिख रहा होगा, यहाँ से देख लो, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वाला जो पेज है, जो देखो हो सकता है आपको दिख जाए। देखो ये वाली जो है ना, ये इसी को बनाना है। ये कि क्या है, ये नेम मैं लिखवा दे रही हूँ, और इसमें जो डिफरेंट है एक्स्ट्रा है वो मैं लिखवा दूंगी, बट आपको लर्न इजी ही करनी है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछता है। सो आप यहाँ पे लिख लो कि पेज नंबर 6 है ना, हाँ पेज नंबर 6 है, उसको आप टेबल को एज इट इज़ उतार लोगे अपने इसमें नोटबुक में, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं भी आपको दे रही हूँ लिखवा के। ठीक है, चलिए तो फिर एक्स्ट्रा है बस वो लिख लो। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो पेज नंबर 6 का जो मैंने बोला था कि ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, वो आप कर लोगे। ठीक है, नोट्स उसमें उस एज इट इज़ सेम उतार देना। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कुछ करने का है नहीं जो मैं बताऊं, बिकॉज सारे के सारे इसमें आपको जो है मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जैसे कि ये तो पता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, और कोवेलेंट को ही नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक नॉन पोलर है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उसका सब इसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, मीन्स आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड है उसमें एक कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ है, दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 1 मिनट। मेटालिक सॉलिड में जो आपको दिया हुआ है, ठीक लो, एक लिख लो, मेटालिक सॉलिड लिखा हुआ होगा 3rd नंबर पे है, जो एक पॉइंट है मेटालिक सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें जो आपको ये दिया हुआ है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना, उसका जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस इन ए सीट ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, उसको कर्नेल्स बोलते हैं। तो ये वाला आप लिख लो, एक कर्नेल्स करके कहीं दे देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये वाला लिख लो सीधे, पॉजिटिव आयंस in a set of delocalized
इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, कर्नल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्नल्स। तो ये आपको कहीं दे देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो एक ही बस ये लिख लीजिए कि इसको कर्नल्स बोलते हैं। वहीं पे जहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ही लिख लो, जब बायो और केमिस्ट्री जब पढ़ना ना तो एनसीईआरटी को मतलब साथ में लेके पढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक है ना उसी में लिखवा दूंगी वहीं पे स्पेस, तो क्या होता है ना उसी, जब आप अभी अलग से लिख लोगे कर्नल सबको समझ नहीं आएगा। जैसे कि इसी टेबल में है, इसी टेबल पे जैसे आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटालिक सॉलिड, तो उसके नीचे जो दिया हुआ है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो वहाँ पे कर्नल्स लिख लोगे, तो जब भी पेज खोलोगे तो आपको कर्नल्स वहाँ पर दिखेगा, तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इसमें बस यही है, और बाकी सब बाकी तो पता ही है आपको। चलिए, इसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर हो गया। सो अब एक है देखो, एक नोट्स करके बना के लिखिए, ठीक है। नोट करके लिखिए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये तो आपको पता है ना कि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से, ठीक है। बट आइस सॉलिड है, बट क्रिस्टलाइन आइस को हम आइस को सॉलिड बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका रीज़न है, ठीक है। इसको क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, बट एक ये तो आप लिख लो, इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखो सीधे, इससे ज़्यादा बेटर है ना, इससे ज़्यादा बेटर है। ये तो नोट्स में लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वाई आइस इज वाई आइस इज नॉट ए ट्रू सॉलिड, आइस को हम ट्रू सॉलिड क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। चलो, ये हो गया, नोट में ही लिख लिया, चलो ठीक है। ऊपर वाला लिख लिए थे, डिलोकलाइज्ड को कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो वापस से, कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, वाई आइस इज नॉट कॉल्ड ए ट्रू सॉलिड, मीन्स आइस को हम ट्रू सॉलिड क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखो, ट्रू सॉलिड का स्पेसिफिक, ट्रू सॉलिड किसको बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन उसका क्या क्या कैरेक्टर था? ट्रू सॉलिड बोलने का कैरेक्टर क्या है? ट्रू सॉलिड बोलने का कैरेक्टर है, क्या बोलते हैं उसका, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो ये आइस की भी फिक्स ज्योमेट्री होती है, चलो ये तो सही है। और उसके बाद है, क्या होती है इसकी, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है, इसकी भी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है, छोटी छोटी। और एक होती है इसकी वॉल्यूम, जैसे जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है कि जैसे आप उसको मेल्ट करोगे, तो ठीक है, इसका आंसर लिखो, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप मेल्ट करते हो तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज करती है। बट देखो, इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड while get melted, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम मेल्ट करते हैं, इट्स वॉल्यूम, देखो ध्यान से देखिए, इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीज, वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ आइस, व्हेन इट मेल्ट, जब हम इसको मेल्ट करते हैं, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, इसकी वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। सो it oppose the
कैरेक्टर ऑफ ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड के कैरेक्टर के अगेंस्ट चली गई ना। ट्रू सॉलिड के कैरेक्टर में क्या था कि जैसे जैसे मेल्ट करोगे वॉल्यूम इंक्रीज करनी चाहिए, बट इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। सो इसको हम ट्रू सॉलिड इसीलिए नहीं बोलते हैं, सही है। इट अपोज द कैरेक्टर ऑफ ट्रू सॉलिड, सो इट इज नॉट कॉल्ड ट्रू सॉलिड। ठीक है, कैरेक्टर ही जो अपोज कर गई तो कहाँ से ट्रू सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारा ये। ठीक है, नोट कीजिए। चलो हो गया। चलिए सो अभी तक जहाँ तक पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारी सॉलिड वाली कैरेक्टर जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस वाली वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग लैटिस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट और लैटिस यूनिट पढ़ेंगे। सॉलिड वाली कैरेक्टर का तो कंप्लीट हो गई ना। चलो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, which is the crystalline hydrogen bonded बोल रहा है। इसमें जो दिया हुआ है विच इज़ द क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, इसमें ऑप्शन में है नंबर 1 में H2O, बी दिया हुआ है हमारा NH3 अमोनिया, सी दिया हुआ है आइस, डी दिया हुआ है हमारा CH4। देखिए ये CH4 है, मीथेन। ठीक है, चलिए बोल रहा है देखो क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड बोल रहा है। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि यहाँ पे ट्रू सॉलिड नहीं बोल रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो होता है ये, लेकिन ट्रू सॉलिड अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि और हाइड्रोजन बॉन्डेड बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सॉलिड बोल रहा है तो H2O सॉलिड नहीं होती है, ये तो लिक्विड है। ये लिक्विड है। मीथेन भी, अमोनिया भी, अमोनिया है ये, तो ये भी लिक्विड है, ये भी नहीं होगी। CH4 इट्स ऑल्सो अ लिक्विड। बचा कौन, आइस। ठीक है, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of these is hydrogen bonded। ऑप्शन ए है वाटर, बी है मीथेन, सी है हाइड्रोजन फ्लोराइड, डी है ऑल ऑफ दिस। ठीक, देखो अब सिंपली बोल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन है, तो आपको पता ही है कि कौन कौन, फॉन जो लिखते हैं ना, FON, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है ना। सो देखो तो इसका क्या है, ये वाटर है, ये भी ये वाटर है, तो आपको पता ही हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। मीथेन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है विच ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ट्रू सॉलिड। देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वहाँ पे सीधे था क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है ग्लास, बी में ऑप्शन है आइस, सी में ऑप्शन है कॉपर, डी है बोथ बी एंड सी। देखो अब बताइए यहाँ पे हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू सॉलिड,
ट्रू सॉलिड तो इसको पहले ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ट्रू सॉलिड का वैल्यू मतलब क्या होता है कि जिसका वॉल्यूम बढ़े तो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर हम पिघलाएंगे तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी चाहिए। बट सॉलिड का क्या होता है, आइस का क्या होता है, जब हम आइस को पिघलाते हैं तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये तो होने से रहा। अब ग्लास तो आपको पता ही है एमोर्फस सॉलिड है, तो इसको सीडो सॉलिड बोलते हैं। ये तो सीडो सॉलिड है, तो ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा। कॉपर, कॉपर तो सॉलिड ही है ना, अब बोथ बी एंड सी तो होगा नहीं। चलो हो गया, चलिए चल हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लो। Which of the following is a network solid? Which of the following is a network solid? ठीक है, 4th नंबर है ना क्वेश्चन। चलिए ए ऑप्शन में दी, चलिए सो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सॉलिड, SO2 सॉलिड। सेकेंड इज I2, थर्ड इज डायमंड, फोर्थ इज मीन्स डी है H2O आइस। चलो हो गया। अब देखिए नेटवर्क सॉलिड पूछ रहा है, नेटवर्क सॉलिड का हमारा दूसरा नाम क्या था, कोवैलेंट। मीन्स इन सब में से जो होगा कोवैलेंट बनाती होगी जो सॉलिड, वो हमारी नेटवर्क सॉलिड होगी। SO2 क्या बनाती है, ये SO2 हमारी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, I2 भी हमारी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उस ये सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, उस जो मैंने नहीं किया है ना पेज, उस पेज में ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं ये सबको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्या, और वैसे आपको समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो बचा कौन, डायमंड। डायमंड जो हमारा क्या है, ये कार्बन का भी बन के बनता है। डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब किस चीज़ का बना होता है, ये कार्बन का बनाता है ना, कार्बन का चेन है, लॉन्ग चेन। तो ये कार्बन का लॉन्ग चेन है, मान लो ये कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, इसी से कार्बन जुड़ती जाती है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रही है। क्या है ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ये, ठीक है, ये कार्बन कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या आ गया, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना ना, ये वाला बॉन्ड हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो ये हमारी आ गई आंसर। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। अभी सब में देखो कौन सा, इसमें क्या होता है, SO2 में होता है जो हमारा, लिख लो सारे में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये भी मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, SO2 में भी यहाँ पे लिख लीजिए, ये डायमंड है। ठीक है, SO2 लिखो, SO2 में हमारा पोलर पोलर बॉन्ड आता है, पोलर पोलर, पोलर पोलर किसका है, मॉलिक्यूलर का, यहाँ पे लिख लो मॉलिक्यूलर। ठीक है, पोलर पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और इसका मैंने दिखा दिया ना यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी लिख लो यहीं पे। एक मिनट, ये दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ पहले। चलो इसको भी मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, सो SO2 का तो आपको पता चल गया, D का लिख लो, D मीन्स ये H2O आइस, H2O आइस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। चलो, और इसमें क्या है, I2 में, I2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल में होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, ठीक है, चल ठीक है।
भाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो होगी ही। चलो ठीक है, और यहाँ पे डायमंड में हमारा है कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो इसको मिटा दो, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज यही तक रहने देते हैं, फिर आगे हमें ये नोट कर लो, हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे लैटिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ये एच नहीं दिख रहा है, चलिए चलिए ठीक है, फिर चलिए तो हो गया, आज यही रहने देते हैं। चलो तो हो गया हमारा कंप्लीट, आज क्रिस्टलाइन हमारा सॉलिड आज कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसका यूनिट लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का सब वो ये एक लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। चलिए सो अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही हुई है, ये सेकेंड लेक्चर है। सो अभी आपने नहीं देखा है तो इसका एक स्टार्टिंग से आप देख लेना जाके, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका बस एक ही लेक्चर मैंने डाला है, तो आप जाके इसको देख सकते हो, उतना नहीं है, बस एक लेक्चर है 1 घंटे का, आराम से आप देख लोगे। और फिर मैंने बायो का भी 12th के बायो का भी एक चैप्टर का डाला है, मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, उसका भी 2 लेक्चर डाल दिया है, तो वो भी आप जाके देख लेना, वो सारे आप प्लेलिस्ट में देख लोगे, सब मिल जाएगा। 11th का भी मैंने डाला है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, उसका हमारा ग्लैंड्स कंप्लीट हो चुका है, अब हमें उसमें डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। उसमें अब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स और लिपिड वगैरह वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद वो हमारा चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट मैंने सब पढ़ा दिया है, अप टू उसका एम्पिरिकल फार्मूला तक भी सब पढ़ा दिया, और उसके बाद हमने कोई मतलब स्टार्ट करी थी, तो आप मोल कॉन्सेप्ट भी जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।